हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सफलता की कहानियाँ। हेनरी फोर्ड की जीवनी। हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन उद्योगपति फोर्ड मोटर कंपनी के संस्थापक और मास उत्पादन असेंबली लाइन के स्पॉन्सर भी थे। फोर्ड ने पहली ऑटोमोबाइल कंपनी विकसित की और निर्मित भी की जिसे अमेरिका के मध्यम वर्गीय लोग भी आसानी से ले सकते थे। उनके द्वारा निर्मित ऑटोमोबाइल कंपनी को उन्हीं के उपनाम पर रखा गया था और जल्द ही इस कंपनी ने पूरी दुनिया अपनी पहचान बना ली और साधारण ऑटोमोबाइल कंपनी ने जल्द ही बहुमूल्य कार बनाना शुरू किया और 20वीं शताब्दी में अपनी एक प्रभावशाली छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने मॉडल टी नामक गाड़ी निकाली जिसने यातायात और अमेरिकी उद्योग में क्रांति ला दी। फोर्ड कंपनी के मालिक होने के साथ ही दुनिया के सबसे धनी और समृद्ध लोगों में से एक थे। उन्हें फोर्डिज्म की संज्ञा भी दी गई थी। फोर्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी व्यापकता को बढ़ाना चाहती थी, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ियों की कीमतों में कमी कर बहुत से ग्राहकों को आकर्षित भी किया था। इसके बाद फोर्ड की फ्रेंचाइजी भी उत्तरी अमेरिका के बहुत से भागों में खोली गई। उन्होंने अपनी अधिकांश संपत्ति भी फोर्ड फाउंडेशन के नाम पर कर दी थी और ऐसी व्यवस्था भी करा दी थी कि वह स्थायी रूप से उनके ही परिवार के नियंत्रण में बनी रहे। प्रारंभिक जीवन। हेनरी फोर्ड का जन्म 30 जुलाई को मिशिगन के ग्रीनफील्ड फार्म में हुआ था। असल में उनका परिवार इंग्लैंड के सॉमरसेट से था। फोर्ड के 14 साल की आयु में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। हेनरी फोर्ड के भाई बहनों में मार्गरेट फोर्ड, जैन फोर्ड, विलियम फोर्ड और रॉबर्ट फोर्ड शामिल हैं। किशोरावस्था में उनके पिताजी ने उन्हें एक जेब घड़ी दी थी। 14 साल की आयु में फोर्ड पूरी तरह गिर चुके थे, लेकिन दोस्त और पड़ोसियों की सहायता से वे फिर उठकर खड़े हुए और घड़ी ठीक करने वाले के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई। परिस्थिति को देखकर उनके पिता उन्हें पारिवारिक फार्म देना चाहते थे, लेकिन फोर्ड को फार्म पर काम करना पसंद नहीं था। बाद में उन्होंने लिखा कि मुझे कभी भी फार्म से प्यार ही नहीं था, बल्कि फार्म में काम करने वाली मेरी माँ से मुझे प्यार था। मैं जेम्स एफ. फ्लावर ई ब्रदर्स और बाद में ड्राई डॉक कंपनी के साथ काम करने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। बाद में उन्होंने वेस्टिंग्स हाउस में भी स्टीज इंजन पर काम किया। इस समय वे फोर्ड से गोल्ड स्मिथ ब्राइट ई स्ट्रैटन बिजनेस कॉलेज में बुक कीपिंग का भी अभ्यास किया था। विवाह और परिवार। फोर्ड ने क्लेरा जेन ब्राइट से अप्रैल को हुई थी और उनकी पत्नी की सहायता से ही वे एक सॉमिल भी चलाते थे। उनका एक बेटा है एडसेल फोर्ड। करियर में फोर्ड एडिसन ज्ञानवर्धन कंपनी के इंजीनियर बने। मुख्य इंजीनियर के रूप में उनका प्रमोशन होने के बाद उनके पास पर्याप्त समय और पैसे दोनों थे और तभी उन्होंने गैसोलीन इंजन पर खोज करना भी शुरू किया। उनकी यह खोज में पूरी हुई और उन्होंने एक गाड़ी का भी निर्माण किया जिसका नाम फोर्ड कैवेट साइकिल रखा गया था। उन्होंने जून को इसका सफल प्रशिक्षण भी किया था। बहुत से टेस्ट ड्राइव के बाद फोर्ड ने अपनी कैवेट साइकिल में बहुत से सुधार भी किए। फोर्ड ने एडिसन के एग्जीक्यूटिव की मीटिंग भी अटेंड की। वहां उनका परिचय थॉमस एडिसन से हुआ था। वहां उन्होंने फोर्ड ऑटोमोबाइल के प्रोजेक्ट को सभी के सामने रखा। एडिसन ने उनके इस प्रोजेक्ट को सराहना भी की और फोर्ड के आकार और गाड़ी बनाने का काम भी पूरा हुआ। डेट्रॉइट लंबर बैरन विलियम एच. मर्फी की पूंजी के समर्थन से चलने वाले फोर्ड ने एडिसन कंपनी से इस्तीफा भी दे दिया था और अगस्त को नई डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी की स्थापना भी की थी। उस समय पहले कम गुणवत्ता वाली गाड़ियों के निर्माण में भी बहुत लागत लगती थी। इसी वजह से उनकी कीमत भी ज़्यादा होती थी। इसी वजह से इस कंपनी को सफलता नहीं मिल सकी और जनवरी में कंपनी खत्म हो गई थी। बाद में सी
हेरोल्ड बेल्स की सहायता से फोर्ड को पूर्व से डिज़ाइन किया गया। इसे पुनर्निर्मित किया गया और सफलतापूर्वक अक्टूबर में हॉर्स पावर के साथ चलाया गया था। इसी सफलता के साथ मर्फी और दूसरे सहकर्मियों ने डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी को बदलकर हेनरी फोर्ड कंपनी की स्थापना नवंबर को की थी, जिसके फोर्ड मुख्य इंजीनियर थे। फोर्ड के कंपनी छोड़कर चले जाने के बाद मर्फी ने फिर से कंपनी का नाम बदलकर कैडिलैक ऑटोमोबाइल कंपनी रखा। हॉर्स पावर के साथ फोर्ड ने साइकिलिस्ट कूपर के साथ मिलकर रेस में जीत भी हासिल की। इसके बाद फोर्ड को अलेक्जेंडर व्याहमल कॉम्सो का समर्थन मिला, जो डेट्रॉइट के ही कार डीलर थे। उन्होंने पार्टनरशिप में फोर्ड इमल-कॉम्सो लिमिटेड की स्थापना भी की, जो ऑटोमोबाइल का उत्पादन करती थी। इसके बाद फोर्ड बहुमूल्य गाड़ियों के निर्माण और उन्हें डिजाइन करने में लग गए। रोचक बातें। अल्दोस हक्सले के ब्रेव न्यू वर्ल्ड में फोर्डिस्ट का आयोजन किया गया और तभी फोर्ड ने अपने पहले मॉडल टी का भी अनावरण किया। ऑप्टन सिंगलेर ने फोर्ड की काल्पनिक कहानी का वर्णन अपने नॉवेल द फ्लेवर किंग में किया था। बहुत से ऐतिहासिक नॉवेल में फोर्ड का उपयोग किसी व्यक्तिगत चरित्र को दर्शाने के लिए भी किया गया था, जिसने मुख्य रूप से ई.एल. डॉक्टरों का रैगटाइम और रिचर्ड फाबर का नॉवेल थ्री फार्मर ऑन द वे ऑफ डांस शामिल है। रॉबर्ट लकी की बायोग्राफी में फोर्ड, उनके परिवार और उनकी कंपनी तीनों का ही वर्णन था और उसका शीर्षक था फोर्ड द मैन एंड द मशीन। इस किताब को अपनाया गया था। ऐतिहासिक उपन्यास द प्लांट अगेंस्ट अमेरिका में फिलिप रोथ ने फोर्ड को एक बहुदिमागी व्यक्तित्व में बताया था। ब्रिटिश लेखक डगलस गालब्रेथ ने फोर्ड के शांति जहाज का उपयोग उपन्यास किंग हेनरी की मौत की जगह के रूप में किया था। फोर्ड ने दुनिया में अपनी पहचान बनवा ली थी और दुनिया की सबसे कीमती और बहुमूल्य गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों में भी शामिल हो गई। ऑटोमोटिव हॉल ऑफ फेम भी रह चुके हैं। समस्वर्ग संगीतकार फ्रेडरिक ग्रोव ने हेनरी फोर्ड के सम्मान में एक टॉन्ट कविता की रचना भी की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन की जीवनी। आधुनिक भौतिक विज्ञान के जन्मदाता अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भौतिक विश्व को उसके यथार्थ स्वरूपों में ही समझने का प्रयास किया था। इस संबंध में उन्होंने कहा था कि शब्दों का भाषा को जिस रूप में लिखा या बोला जाता है, मेरी विचार पद्धति में उनकी उस रूप में कोई भूमिका नहीं है। पारंपरिक शब्दों अथवा अन्य चिन्हों के लिए दूसरे चरण में मात्र तब परिश्रम करना चाहिए जब संबंधीकरण का खेल फिर से दोहराया जा सके। अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रारंभिक जीवन। अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म मार्च को जर्मनी के उल्क नामक छोटे से कस्बे में हुआ था। उनके पिता का नाम हरमन आइंस्टाइन और माता का नाम पॉलिन था। पॉलिन को अपने पुत्र से बहुत प्यार था और कभी वो उसको अपने से दूर नहीं करती थी। एल्बर्ट 3 वर्ष का हुआ था तो उसकी माता के लिए एक समस्या खड़ी हो गई कि वो बोलता नहीं था। सामान्यतः 3 वर्ष के बालक तुतलाकर बोलना सीख जाते हैं। फिर भी माँ ने उम्मीद नहीं छोड़ी और उसे पियानो बजाना सिखाया। बचपन में एल्बर्ट शांत स्वभाव का और शर्मीला बच्चा था और उसका कोई मित्र नहीं था। वह अपने पड़ोस में रहने वाले बच्चों के साथ भी खेलना पसंद नहीं करता था। एल्बर्ट के माता पिता म्यूनिख रहने लगे थे। बच्चे म्यूनिख की सड़कों पर सेना की परेड को देखकर उनकी नकल उतारा करते थे, जबकि अल्बर्ट सिपाहियों को देखते ही रोने लगता था। उस समय दूसरे सभी बच्चे बड़ा होकर सिपाही बनने की बात करते थे, लेकिन उसकी सिपाही बनने में कोई रुचि नहीं थी। अब एल्बर्ट 5 वर्ष का हो गया था और उसके जन्मदिन पर उसके माता पिता ने मैग्नेटिक कंपास उपहार में दिया, जिसे देखकर वो बहुत प्रसन्न हुआ था। जब उस मैग्नेटिक कंपास की सुई हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती तो उसके दिमाग में प्रश्न आते थे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। अल्बर्ट बचपन से ही पढ़ने लिखने में होशियार थे, लेकिन शिक्षकों के साथ उसका तालमेल नहीं बैठता था, क्योंकि वो रटंत विद्या
सिखाते थे। अल्बर्ट ईसाई नहीं यहूदी था, जिसके कारण स्कूल में ईसाई लड़के उसे परेशान करते थे। इसी वजह से उसके दिमाग में अकेलेपन की भावना आ गई थी। उसका बचपन में ही एक मित्र बना था जिसका नाम मैक्स टैमले था, जिससे वो अपने मन की बातें करता था और तर्कसंगत प्रश्न करता था। एक दिन अल्बर्ट ने मैक्स से पूछा कि यह ब्रह्मांड कैसे काम करता है। इसका उत्तर मैक्स के पास नहीं था। इस तरह बचपन से उसका भौतिकी में बहुत रुचि रही थी। अल्बर्ट के चाचा जैकल एक इंजीनियर था, जिन्होंने अल्बर्ट के मन में गणित के प्रति रुचि दिखाई थी। उन्होंने उसे सिखाया था कि जब भी बीजगणित में कुछ अज्ञात वस्तु को ढूंढना चाहते हैं तो उसे बीजगणित में क्षय मान लेते हैं और तब तक ढूंढते रहते हैं जब तक कि पता नहीं लगा लेते। अल्बर्ट जब 14 वर्ष का हुआ तो उसके पिता के कारोबार में समस्याएं आ गईं, जिसके कारण उन्होंने कारोबार बंद करना पड़ा। अब उसके माता पिता उसको जिम्नेजियम स्कूल में दाखिला दिलाकर नौकरी की तलाश में दूसरे शहर चले गए। अब माता पिता के जाने के बाद अल्बर्ट उदास रहने लगा और उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा, इसलिए वो भी अपने परिवार के पास इटली चला गया। इटली में उसने बहुत सुखद समय बिताया। उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में अल्बर्ट को स्विट्जरलैंड के एक स्कूल में पढ़ने के लिए रखा गया। यहाँ पर उसने भौतिकी में गहरी रुचि दिखाना शुरू कर दिया और उसे योग्य अध्यापक भी मिले। यहीं पर उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत का पता लगाया था। अल्बर्ट ने ज्यूरिख से स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन अध्यापक के रूप में स्नातक की डिग्री लेने के बाद उन्होंने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बारे में विचार किया, लेकिन अल्बर्ट के अधिक ज्ञान की वजह से प्रारंभ में उन्हें नौकरी नहीं मिली। सन में अल्बर्ट आइंस्टाइन को स्विट्जरलैंड के बर्न शहर में एक अस्थायी नौकरी मिल गई। अब उन्हें अपने शोध लेखों को लिखने और प्रकाशित कराने का बहुत समय मिला। उन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने के लिए एक मेहनत करना शुरू कर दिया और अंत में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिल ही गई। अल्बर्ट आइंस्टाइन वैज्ञानिक के रूप में ज्यूरिख विश्वविद्यालय में उनको प्रोफेसर की नियुक्ति मिली और लोगों ने उन्हें महान वैज्ञानिक मानना शुरू कर दिया। आयु में उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसने उन्हें विश्वविख्यात कर दिया। इस विषय पर उन्होंने केवल 4 लेख लिखे थे, जिन्होंने भौतिकी का चेहरा बदल दिया था। इस सिद्धांत का प्रसिद्ध समीकरण ब्रह्मविचार है, जिसके कारण ही परमाणु बम बन सका। इसी के कारण इलेक्ट्रिक ऑय की बुनियाद रखी गई। इसी के कारण ध्वनि, चलचित्र और टीवी पर शोध हो सके। आइंस्टाइन को अपनी इसी खोज के लिए विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार मिला था। सारा संसार आइंस्टाइन की प्रशंसा करने लगा और जगह जगह पर समारोह आयोजित किए जाने लगे। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो हमेशा नम्रता से रहते थे। आइंस्टाइन विश्व शांति और समानता में विश्वास रखते थे। इसी कारण उन्हें गांधी जी की तरह महान पुरुष कहा जाता था। आइंस्टाइन को अपने जीवन में सबसे ज़्यादा दुख तब हुआ जब उनके वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण बाद में यह परमाणु बम का आविष्कार हुआ था, जिससे हिरोशिमा और नागासाकी जैसी नगर ध्वस्त हो गई थी। आइंस्टाइन का परिवार अल्बर्ट आइंस्टाइन का विवाह मिल्वा मैरिक से हुआ था। उनके यहाँ 2 पुत्रों एल्बर्ट और एडुआई ने जन्म लिया था। आइंस्टाइन के विवाह से पहले भी की पुत्री थी, जिसे आइंस्टाइन ने गोद लिया था, लेकिन उसके बचपन में ही मौत हो गई थी। मैरिक से तलाक हो गया और इसी वर्ष में उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उनकी दूसरी पत्नी का नाम एल्सा था, लेकिन वो भी 1100 में चल बसी। वैसे भी उनकी पारिवारिक जीवन में रुचि कम थी और अपना ज़्यादातर समय अपनी वैज्ञानिक खोजों में लगाते थे। आइंस्टाइन की मृत्यु में महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की अमेरिका के न्यू जर्सी शहर में मृत्यु हो गई। वह अपने जीवन एक अंत तक कार्य करते रहे और मानवता की भलाई में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इतना सब होने के बाद भी वो किसी के घनिष्ठ मित्र नहीं बन सके, क्योंकि उनका लक्ष्य हमेशा सृष्टि को जानने का रहा था। आइंस्टाइन की प्रतिभा से प्रभावित होने के कारण मृत्यु के बाद उनके दिमाग का अध्ययन किया गया, लेकिन कुछ विशेष तथ्य हाथ नहीं आए।
एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की जीवनी। एक सोक्रेटिस वैज्ञानिक, खोजकर्ता, इंजीनियर और प्रवर्तक थे जो पहले वास्तविक टेलीफोन के आविष्कार के लिए जाने जाते थे। टेलीफोन के आविष्कार की कहानी। एलेक्जेंडर बेल का जन्म 3 मार्च को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनका पारिवारिक घर साउथ सेलॉर्ड स्ट्रीट में था और वहाँ एलेक्जेंडर के जन्म को लेकर कई तरह के शिलालेख भी मौजूद हैं। उनके पिता प्रोफेसर एलेक्जेंडर मेलविले बेल सौर वैज्ञानिक और उनकी माता एलिजा ग्रेस थी। उनका जन्म एलेक्जेंडर बेल के नाम से हुआ था और 20 साल की उम्र में अपने पिता से अपने 2 भाइयों के मध्य नाम की तरह अपना भी मध्य नाम रखने का निवेदन किया था। उनके 11वें जन्मदिन पर उनके पिता ने एक मध्य नाम ग्रैहम रखने की उन्हें अनुमति भी दी। इसका सुझाव उनके पिता के एक कैनेडियन पारिवारिक दोस्त ने उनके पिता को ही कह दिया। उनके परिवार और सहकर्मियों के अनुसार बेल बचपन से ही बहुत होशियार थे। बेल के पिता, दादा और भाई बकुत्ते, वक्ला और भाषणों से संबंधित काम से जुड़े हुए थे और उनकी माँ और पत्नी दोनों ही बहरे थे। बेल लगातार भाषण और बात करने वाले उपकरणों के आविष्कार में लगे रहते थे और ऐसा करने से ही उनके दिमाग को चालना मिलती भी गई और इसी वजह से टेलीफोन की खोज करने वाले बेल को यूनाइटेड स्टेट के पहले पेटेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। बेल ने टेलीफोन का आविष्कार कर विज्ञान की दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे प्रसिद्ध आविष्कार भी कर दिया था। टेलीफोन की खोज करने के बाद बेल ने अपने जीवन में और बहुत से आविष्कार भी किए हैं, जिनमें मुख्य रूप से टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रोफोइल और एरोनॉटिक्स शामिल हैं। नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी में से उन्होंने बाहर रहते हुए सेवा की थी और सोसाइटी के दूसरे प्रेसिडेंट के पद पर कार्यरत रहे। एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की शिक्षा। युवा बालक के रूप में बेल अपने भाइयों की ही तरह थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही अपने पिता से ही ग्रहण की थी। अल्प आयु में ही उन्हें स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग की रॉयल हाई स्कूल में डाला गया था और उम्र में उन्होंने वह स्कूल छोड़ ही दी। उस समय उन्होंने पढ़ाई के केवल 4 प्रकार ही पूरे किए थे। उन्हें विज्ञान में बहुत रुचि थी, विशेषतः जीव विज्ञान में, जबकि दूसरे विषयों में भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। स्कूल छोड़ने के बाद बेल अपने दादाजी एलेक्जेंडर बेल के साथ रहने के लिए लंदन चले गए। जब बेल अपने दादा के साथ रह रहे थे तभी उनके अंदर पढ़ने के प्रति अपना प्यार जागृत हुए और तभी से वे घंटों तक पढ़ाई करते थे। युवा बेल ने बाद में अपनी पढ़ाई में काफ़ी ध्यान दिया था। उन्होंने अपने युवा छात्र दृढ़ विश्वास के साथ बोलने के लिए काफ़ी कोशिशें भी की थीं और उन्होंने जाना कि उनके सभी सहमित्र उन्होंने एक शिक्षक की तरह देखना चाहते और उनसे सीखना चाहते हैं। उम्र में बेल वेस्टर्न हाउस अकेडमी मोरे, स्कॉटलैंड के वक्तृत्व, कला और संगीत के शिक्षक भी बने। इसके साथ साथ वे लैटिन और ग्रीक के विद्यार्थी भी थे। इसके बाद बेल ने एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी भी जाना शुरू किया और वहीं अपने भाई मेलविले के साथ रहने लगे थे। अपने परिवार के साथ कनाडा शिफ्ट होने से पहले बेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और फिर उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले लिया था। एलेक्जेंडर ग्रैहम बेल का पहला आविष्कार। एक बच्चे के रूप में बेल ने इस दुनिया की प्राकृतिक जिज्ञासा को प्रदर्शित किया था और अल्पायु में ही वानस्पतिक नमूनों को इकट्ठा कर उन पर प्रयोग करते रहते थे। उनका सबसे अच्छा दोस्त बेन हैर्डमैन था, जो उनका पड़ोसी भी था और उनके परिवार की एक फ्लोर मिल भी थी। बेल हमेशा अपने दोस्त से पूछा करते थे कि मिल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तब उनका दोस्त कहता था कि कामगारों की सहायता से गेहूं का भूसा बनाया जाता है और उसे पीसा जाता है।
बेल ने घर पर ही घूमने वाले 2 कठोर पहियों को जोड़कर, जिनके बीच घर्षण हो सके, एक ऐसी मशीन बनाई जिससे गेहूं को आसानी से पीसा जा सकता था। उनकी इस मशीन का उपयोग कई सालों तक होता रहा। बदले में बेन के पिता जॉन हैर्डमैन ने दोनों बच्चों को खोज करने के लिए एक वर्कशॉप भी उपलब्ध करवाई थी। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल के आविष्कार। मई में टेलीफोन का आविष्कार। बाद में उन्होंने फोनोटोग्राफ पर प्रयोग करना शुरू किया, एक ऐसी मशीन जो स्वर की लहरों को रूपरेखा दी सके। इसी साल की गर्मियों में उन्होंने टेलीफोन बनाने की योजना भी बनाई। इसके बाद उन्होंने अपने असिस्टेंट थॉमस वाटसन को भी काम पर रख लिया था। 2 जून को बेल ने टेलीफोन पर चल रहे अपने काम को सिद्ध किया। इसके बाद वाटसन ने बेल के फोनोटोग्राफ में लगी धातु की एक नलिका को खींचा। अचानक हुई इस घटना से यह भी पता चला कि टेलीफोन से हम ध्वनि को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। बेल ने अपने विचारों का पेटेंट हासिल किया। बेल को यूनाइटेड स्टेट पेटेंट ऑफिस पेटेंट नंबर मिला। इससे उनके विचारों को भी कॉपी नहीं कर सकता था और वे आसानी से टेलीग्राफी तरंगों से मशीन से आवाज़ को स्थानांतरित कर सकते थे। 3 अगस्त को उन्होंने पहला लंबी दूरी का कॉल लगाया। इसके बाद बेल को दूर के किसी ब्रेंटफोर्ड गांव से एक ध्वनि संदेश भी मिला। यह संदेश तकरीबन 4 मील दूर से आया था। इस घटना के बाद बेल ने अपनी योजनाओं को लोगों के सामने बोलना शुरू किया और अपनी खोजों को सार्वजनिक रूप से जाहिर भी किया। 22 जुलाई को बेल ने अपनी टेलीफोन कंपनी की स्थापना की। बेल के टेलीफोन कंपनी की स्थापना हुई। इसी साल बेल ने कैम्ब्रिज के माबेल हब्बार्ड से शादी की, लेकिन अभी भी उनकी कमाई का जरिया पढ़ाना ही था, क्योंकि उस समय टेलीफोन उनके लिए ज़्यादा लाभदायी नहीं था। बेल ने फोनोग्राफ मेटल डिटेक्टर, मेटल जैकेट की भी खोज की और साथ ही ऑडियोमीटर की भी खोज की, ताकि लोगों को सुनने में परेशानी ना हो सके। इसके बाद उनके नाम पर पेटेंट दर्ज किए गए। उनके आविष्कारों को देखते हुए उन्हें बहुत से सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा भी गया था और आज भी उन्हें कई पुरस्कार दिए जाते हैं। बेल प्रसिद्ध हुए और बहुत सी संस्थाओं में भी उन्हें शामिल किया गया। 24 जनवरी को बेल ने पहला ट्रांस अटलांटिक फ़ोन कॉल लगाया। पहली बार बेल ने उपमहाद्वीप के बाहर से भी वाटसन को कॉल लगाया। इस कॉल के 36 साल पहले बेल और वाटसन ने फ़ोन पर बात की थी, लेकिन यह कॉल उस फ़ोन से काफ़ी बेहतर था और आवाज़ भी साफ थी। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल की मृत्यु 2 अगस्त को अपनी व्यक्तिगत जगह वेन ब्राग, नोवा स्कॉटिया में डायबिटीज की वजह से उनकी मृत्यु हुई थी। बेल एनीमिया से भी ग्रसित थी। आखिरी बार उन्होंने रात को 2:00 बजे अपनी माउंटेन एस्टेट के दर्शन किए थे। लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी माबेल ने उनके गानों में गुनगुनाते हुए कहा था, मुझे छोड़कर मत जाओ। जवाब में बेल ने नहीं कहा और कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। बेल की अंतिम यात्रा को सम्मान देते हुए उत्तरी अमेरिका उपमहाद्वीप के सभी फ़ोन को उनके सम्मान में साइलेंट पर रखा गया था। वे एक ऐसे आविष्कार थे जिन्होंने अपने आविष्कार से लाखों मील दूर रह रहे इंसान को भी जोड़ा था। अब्राहम लिंकन की जीवनी। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का जन्म 22 फरवरी को केंटकी, अमेरिका में हुआ था। उनका पूरा नाम अब्राहम थॉमस लिंकन था। उनके पिता एक किसान थे। वह 1 साल तक भी स्कूल नहीं गए, लेकिन खुद ही पढ़ना लिखना सीखा और वकील बने। एक सफल वकील बनने से पहले उन्होंने विभिन्न प्रकार की नौकरियों की और धीरे धीरे राजनीति की ओर मुड़े। उस समय देश में गुलामी की प्रथा की समस्याएं चल रही थीं। गोरे लोग दक्षिणी राज्यों के बड़े खेतों के स्वामी थे और वे अफ्रीका से काले लोगों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाते थे और उन्हें दास के रूप में रखा जाता था। उत्तरी राज्यों के लोग गुलामी की इस प्रथा के खिलाफ थे और इसे समाप्त करना चाहते थे। अमेरिका संविधान आदमी की समानता पर आधारित है। इस मुश्किल समय में अब्राहम लिंकन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए थे। वह गुलामी की समस्या को हल करना चाहते थे। दक्षिणी राज्यों के लोग गुलामी के उन्मूलन के खिलाफ थे। इससे देश की एकता में खतरे आ सकता था। दक्षिणी राज्य एक नए देश बनाने की तैयार
कर रहा था, परंतु अब्राहम लिंकन चाहता था कि सभी राज्यों एकजुट होकर रहें। अब्राहम लिंकन को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। वह किसी भी कीमत पर देश की एकता की रक्षा करना चाहते थे। अंत में उत्तरी और दक्षिणी राज्यों के बीच एक नागरिक युद्ध छिड़ गया। उन्होंने युद्ध बहादुरी से लड़ा और घोषणा की, एक राष्ट्र आधा दास और आधा बिना दास नहीं रह सकता। वह युद्ध जीत गए और देश एकजुट रहा। 4 मार्च को अब्राहम लिंकन का दूसरी बार शपथ समारोह हुआ। शपथ समारोह होने के बाद लिंकन इन्होंने किया हुआ भाषण बहुत मशहूर हुआ। उस भाषण से बहुत लोगों के आंखों में आंसू आ गए। वह किसी के भी खिलाफ नहीं थे और चाहते थे कि सब लोग शांति से जीवन बिताएं। लिंकन की घोषणा की थी, अब सभी दास मुक्त होंगे। इसी से ही लिंकन लोगों के बीच लोकप्रिय रहा। अपनी जिंदगी में कई बार असफलताओं का सामना करने वाले अब्राहम लिंकन आखिरकार अमेरिका के एक सफल राष्ट्रपति बने थे। वे संयुक्त राज्य अमेरिका के ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने देश के और समाज की भलाई के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। लिंकन कभी भी धर्म के बारे में चर्चा नहीं करते थे और किसी चर्चा से संबंध नहीं थे। एक बार उनके किसी मित्र ने उनसे उनके धार्मिक विचार के बारे में पूछा। लिंकन ने कहा, बहुत पहले मैं इंडियाना में एक बूढ़े आदमी से मिला जो यह कहता था, जब मैं कुछ अच्छा करता हूँ तो अच्छा अनुभव करता हूँ और जब बुरा करता हूँ तो बुरा अनुभव करता हूँ, यही मेरा धर्म है। मृत्यु वॉशिंगटन के एक नाट्यशाला में नाटक देख रहे थे, तभी जॉन ब्लेकेज बुथ नाम के युवक ने उनको गोली मारी। इस घटना के बाद दूसरे दिन मतलब अप्रैल के सुबह अब्राहम लिंकन की मौत हुई। एक बार लिंकन और उनके एक सहयोगी वकील ने एक बार किसी मानसिक रोगी महिला की जमीन पर कब्जा करने वाले एक धूर्त आदमी को अदालत से सजा दिलवाई। मामला अदालत में केवल 15 मिनट ही चला। सहयोगी वकील ने जीतने के बाद फीस में बंटवारकन ने उसे डपट दिया। सहयोगी वकील ने कहा कि उस महिला के भाई ने पूरी फीस चुका दी थी और सभी अदालत के निर्णय से प्रसन्न थे, परंतु लिंकन ने कहा, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। वह पैसा एक बेचारी रोगी महिला का है और मैं ऐसा पैसा लेने के बजाय भूखे मरना पसंद करूँगा। तुम मेरी फीस की रकम उसे वापस कर दो। स्टीवन पॉल स्टीव जॉब्स की जीवनी। कैलिफोर्निया में जन्मे स्टीव जॉब्स का जीवन जन्म से ही संघर्षपूर्ण था। उनकी मां विवाहित कॉलेज छात्रा थीं और इसी के कारण वे उन्हें रखना नहीं चाहती थीं। और स्टीव जॉब्स को किसी अच्छे परिवार में गोद देने का फैसला कर दिया, लेकिन जो गोद लेने वाले थे उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि वे लड़की को गोद लेना चाहते हैं। फिर स्टीव जॉब्स को कैलिफोर्निया में रहने वाले पॉल और कार्ला जॉब्स ने गोद ले लिया। पॉल और कार्ला दोनों ही ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे और मध्यम वर्ग से ताल्लुक़ रखते थे। जब स्टीव जॉब्स 4 साल के हुए तब उनका परिवार कैलिफोर्निया के पास ही स्थित माउंटेन व्यू चला गया। पॉल मैकेनिक थे और स्टीव को इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के बारे में और कार्ला अकाउंटेंट थी, इसलिए वे स्टीव की पढ़ाई में मदद किया करती थी। स्टीव ने मोंटालोमा स्कूल में दाखिला लिया और वहीं पर अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। इसके बाद वे उच्च शिक्षा कुपर्नो जूनियर हाई स्कूल से पूरी की और सन में अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए ओरेगन के रीड कॉलेज में दाखिला लिया, जो कि वहाँ की सबसे महंगी कॉलेज थी। स्टीव पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन उनके माता पिता पूरी फीस नहीं भर पाते थे, इसलिए स्टीव ने फीस भरने के लिए बोतल के कोक को बेचकर पैसे जुटाते और पैसे की कमी के कारण मंदिरों में जाकर वहां मिलने वाले मुफ्त खाना खाया करते और अपने हॉस्टल का किराया बचाने के लिए अपने दोस्तों के कमरों में ज़मीन पर ही सो जाया करते थे। इतनी बचत के बावजूद फीस के पैसे पूरे नहीं जुटा पाते और अपने माता पिता को कड़ी मेहनत करता देख उन्होंने कॉलेज छोड़कर उनकी मदद करने की सोची, लेकिन उनके माता पिता उनसे सहमत नहीं थे, इसलिए अपने माता पिता के कहने पर कॉलेज में नहीं जाने के स्थान पर क्रिएटिव क्लासेस जाना स्वीकार किया। जल्दी ही उसमें स्टीव की रुचि बढ़ने लगी। क्लासेस जाने के साथ साथ वे अटारी नाम की कंपनी में
द्विचेहन नीति का काम करने लगे। स्टीव आध्यात्मिक जीवन में बहुत विश्वास करते थे, इसलिए स्टीव अपने धर्मगुरु से मिलने भारत आए और काफ़ी समय में भारत में गुजारा। भारत में रहने के दौरान उन्होंने पूरी तरह बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध भिक्षु के जैसे कपड़े पहनना शुरू किया और पूरी तरह आध्यात्मिकी और हो गए और भारत में से वापस कैलिफोर्निया चले गए। एप्पल कंपनी की शुरुआत 20 वर्ष की उम्र में उन्होंने एप्पल कंपनी की शुरुआत की। स्टीव ने अपने स्कूल के सहपाठी मित्र वोजनियाक के साथ मिलकर अपने पिता के गैरेज में ऑपरेटिंग सिस्टम मैकिन्टोश तैयार किया और इसे बेचने के लिए एप्पल कंप्यूटर का निर्माण करना चाहते थे, लेकिन पैसों की कमी के कारण समस्या आ रही थी। लेकिन उनकी ये समस्या उनके एक मित्र माइक मरकुल्ला ने दूर कर दी। साथ ही वे कंपनी में साझेदार भी बन गए और स्टीव ने एप्पल कंप्यूटर बनाने की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने अपने साथ काम करने के लिए शेल कंपनी के मुख्य अधिकारी जॉन स्कली को भी शामिल कर लिया। स्टीव और उनके मित्रों की कड़ी मेहनत के कारण कुछ ही सालों में एप्पल कंपनी गैरेज से बढ़कर $2 अरब और 400 कर्मचारियों वाली कंपनी बन चुकी थी। एप्पल कंपनी से इस्तीफा, लेकिन उनकी ये उपलब्धि ज़्यादा देर तक नहीं रही। उनके साझेदारों द्वारा उनको नापसंद किए जाने और आपस में कहासुनी के कारण एप्पल कंपनी की लोकप्रियता कम होने लगी। धीरे धीरे कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में सारे दोष स्टीव का ठहराकर सन में उन्हें एप्पल कंपनी से बाहर कर दिया। ये उनके जीवन का सबसे दुखद पल था, क्योंकि जिस कंपनी को उन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बनाया था, उसी ने उन्हें निकाल दिया गया था। स्टीव के जाते ही कंपनी पूरी तरह कर्ज में डूब गई। एप्पल से इस्तीफा देने के 4 साल बाद उन्होंने एनाटॉनिक नाम की और रिशेरे नाम की 2 कंपनियों की शुरुआत की। एनाटॉनिक में उपयोग की जाने वाली तकनीक उत्तम थी और उनका उद्देश्य बेहतरीन सॉफ्टवेयर बनाना था, और रिशेरे कंपनी में इन्वेंट्री का काम होता था। 1 साल तक काम करने के बाद पैसों की समस्या आने लगी और इस रणनीति के साथ साझेदारी कर ली और पैरोट ने अपने पैसों का निवेश किया। एनाटॉनिक ने पहला कंप्यूटर बाजार में उतारा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा महंगा होने के कारण बाजार में नहीं चल सका। फिर एनाटॉनिक पर नेशनल सॉफ्टवेयर बनाया, जो बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुआ, और रिशेरे ने एनिमेटेड फिल्म टेस्टरेयर बनाई, जो अब तक की सबसे बेहतरीन फिल्म है। एप्पल कंपनी में वापसी। एप्पल ने स्टीव की रिशेरे को खरीदा। इस तरह उन्हें एप्पल में वापसी हुई। साथ ही वे एप्पल के चाहे एक एग्जीक्यूटिव मैनेजर बन गए। सन में उनकी मेहनत के कारण कंपनी का मुनाफा